किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ रविंद्र जी और हिमांशु जी हैं जिन्होंने नमामि गंगे जैविक खेती कार्यक्रम को बहुत बारीकी से देखा है और गांव में लोगों से बार बार मिलते हैं। तो उनके बहुत सारे कुछ सवाल हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए और क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, नमस्कार बाबूजी। आज कुछ क्वेश्चन है जो फील्ड में क्षेत्र में किसानों के साथ काम करते हुए निकल के आए हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मौसम परिवर्तन और बांस की खेती को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब से बांस पर पाबंदी हटाई गई है और बांस को भी इस प्रकार से देखा गया देश में कि ये किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, और इसका सीधा सा कारण ये भी है कि बांस की बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक बांस की आवश्यकता पड़ती है। और बांस बहुत ही दैनिक दिनचर्याओं में उपयोग की वस्तु है, जिसको हम अनेक प्रकार से काष्ठ कला के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में, जंगली लकड़ी के रूप में, परिवार के प्रयोग की लकड़ी के रूप में, खेत में बाउंड्री के रूप में बहुत जगह प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी बांस की बिक्री भी बहुत ज़्यादा है। और आजकल जो जैसे तोरई करेले की जो खेती हो रही है, उसके लिए जो हम बांस का प्रयोग करते हैं, नाना प्रकार के बांस के प्रयोग। लेकिन इसके साथ साथ किसान भाइयों, एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा है कि किस तरीके से हम अपने जो खनिज कोयला जो हमने ज़मीन के अंदर से निकाल कर, जिसके द्वारा हमने ईंधन के रूप में तो प्रयोग किया, लेकिन वो प्रदूषण का कारण बना। इसी प्रकार से कागज़ के उद्योग के लिए भी हमारे पास बायोमास की कमी है। सीएनजी जैसी जरूरतों को देखते हुए भी हमारे पास बायोमास की कमी है। तो बांस को एक विकल्प के रूप में पूरे देश में देखा जा रहा है। यदि किसान इसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए एक पूरे क्लस्टर अप्रोच में, एक पूरे बड़े क्षेत्र में लगाते हैं, तो वहाँ पर सरकार सीएनजी प्लांट या इस तरीके की बहुत सारे और भी उपक्रम जिसमें हम उसको हैंडीक्राफ्ट से जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसान भाई इसमें बिल्कुल ना चूकें। कृषक उत्पादक कंपनी के जरिए, समूह के जरिए, क्लस्टर में अपनी खेती से इसको ज़रूर जोड़ें। ये आपकी खेती की सुरक्षा भी करता है, आपकी आमदनी भी बढ़ाता है, ये पर्यावरण के लिए भी ठीक है। कोई जंगली जानवर इसको नहीं खाता। आपकी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, आपकी ज़मीन में पानी की कमी है, आपकी ज़मीन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, पानी ज़मीन मोटी और रेतीली है। इन सभी तरीके से जो भी समस्याएं आपके सामने हैं, आप उसमें बांस की खेती कर सकते हैं। लेकिन सावधानी ये बरती जाए कि बांस की किस्म का सही ढंग से चयन करें। इसमें बम्बूसा बाल्कोवा और टुल्डा दो वैरायटी हैं। किसान भाई इसके साथ साथ में बम्बूसा बाल्कोवा और टुल्डा तो बहुत प्रमुख वैरायटी हैं, ज़्यादातर लोग इनको लगा रहे हैं। लेकिन बम्बूसा बलग्रिस और इसके साथ साथ में कुछ और भी वैरायटी हैं जिनके हम खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा बहुत ठोस मांस हमको मिलता है और उनको हैंडीक्राफ्ट के तरीके से हम प्रयोग करते हैं। और इसके लिए और भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप हिमांशु जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर इसमें रहेगा। और किस तरीके से बांस की प्रजातियां कहाँ से मिलेंगी, किस ढंग से मिलेंगी, इसकी जानकारी आपको हिमांशु जी देंगे। अब हाँ, काट लो। हाँ, दूसरा प्रश्न है बाबूजी कि बांस किस तरीके से खेतों में लगाया जाए? हाँ देखिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि बांस की किस्म हमने जब पता लग गया, तो अब हमको ये भी देखना है कि हमारी ज़मीन कैसी है, कहाँ पर हमको बांस लगाना है। बस इसमें एक ही सावधानी बरतनी है कि अकेले बांस की खेती आपको नहीं करनी है। या तो आप बांस को बाउंड्री पर लगाएं, और यदि आपको पूरे खेत में बांस लगाना है तो उसके लिए दो लाइनों के बीच में इतनी दूरी रहे ताकि हमेशा धूप बनी रहे। इससे किसी भी फसल को कोई रोग नहीं आता, क्योंकि अकेले फसल कोई भी आप लगाएंगे, चाहे बगीचा लगाएं, चाहे जंगल की लकड़ी लगाएं, कहीं ना कहीं आपको बीमारियां आएंगी और उससे ज़्यादा आमदनी नहीं मिल पाती और एक निराशा का विषय बनता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बांस की खेती करें और अपनी आमदनी को भी बढ़ाएं। तो बांस के साथ आप हल्दी की खेती, लेमन ग्रास की खेती, सहजन की खेती आदि खेतियों को जरूर जोड़ें, जिनका जंगली जानवरों का भी कोई प्रकोप नहीं है। ज़मीन को कोई लेवल कराने की ज़रूरत नहीं है। सही समय इसका आजकल है बरसात के प्रारंभ में या बरसात के मध्यकाल में, जब भी आपको उचित समय हो आप बांस का रोपण कर दें। उसी समय पर दूसरी फसलों के लिए निश्चित दूरी पर इसको छोड़ दें। और मेरा निवेदन इसमें यह है कि बांस की पौधे से पौधे की दूरी आप 10 फुट भी रखेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन बांस की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 25-30 फुट से कम ना रखी जाए, ताकि हम उसके बीच में
हमेशा फसल लेते रहें। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो आपके खेत में लगभग 120 से लेकर 140 पौधे प्रति एकड़ में आते हैं, और बाउंड्री पर जाएंगे तब भी और बीच में लगाएंगे तब भी। दोनों प्रकार के आकार को मैं अलग अलग चर्चा करूंगा। बाउंड्री पर यदि लगाते हैं तो आप 140 पौधे में से 40 पौधे मीलिया डूबिया के, जिसको हम मालाबार नीम बोलते हैं, या बकायन की एक किस्म है जो बर्मा ड्रैग के नाम से जानी जाती है, वो भी लगा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि 100 पौधे बांस और 40 पौधे बकायन के यदि आपने लगाए हैं तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष की आमदनी उससे भी बराबर बनी रहेगी लंबे समय तक। दूसरी बात यह है कि यदि आप खेत में लगाना चाहते हैं तो खेत में भी आपने यदि 120 पौधे 140 पौधे बांस के लगाए हैं और उनके बीच में आपने हल्दी की खेती की है और हल्दी के बाद में आपने अलसी जैसी फसल लगाई है, या इसके साथ में आपने कोई लेमन ग्रास की फसल लगाई है, जो भी फसल लगाई है, तब भी आप 2 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि ये उन ज़मीनों की खेती भी हम कर रहे हैं कि जहाँ पर आप लंबे समय तक ज़मीन में खेती करने के लिए कुछ संभावना नहीं देख रहे हैं। खेती करने से मन हट गया है, जंगली जानवरों का प्रकोप है, मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो बहुत सारे संकट जो खेती पर हैं, वहाँ पर बांस की खेती और सहफसली खेती का एक प्रारूप यदि आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, लगाते हैं, तो ये निश्चित है कि आपको प्रति वर्ष 2 से 3 लाख रुपया प्रति एकड़ मिलना निश्चित होगा। चूँकि बाज़ार की बिक्री की कोई समस्या नहीं है। और आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी लकड़ी है उसको आप खुले बाज़ार में प्रोसेस करके बेच सकते हैं। कटाई छटाई के बाद में उसके अलग अलग हिस्से बनते हैं। बांस में पत्ते तक भी बिकता है, बारीक टहनियाँ भी बिकती हैं, बस उनको केवल मशीन के ज़रिए बारीक काट कर हम उसको कागज़ बनाने वाले उद्योगों को बेचते हैं, या फिर जहाँ बायोमास की मांग होती है, जैसे एनटीपीसी हमारे पास में ही है। एनटीपीसी पर बहुत बड़ी मांग है बिजली बनाए जाने के लिए, इसके लिए। और इसी तरीके से सीएनजी के विकल्प के रूप में भी और कई विकल्पों में इसको देखा जा रहा है। तो बांस एक ऐसी चीज़ है, उसके सारी चीज़ें बिकती हैं, बिकने की कोई समस्या नहीं। हाँ, एक लास्ट प्रश्न और बचा था बाबू जी की बांस की खेती के लिए क्या कोई सरकारी योजना भी चल रही है? बहुत बढ़िया, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम से यदि हम सीधे सीधे जुड़ते हैं तो मैं 2 बातों की तरफ आपका इशारा करूंगा। पहला, कृषक उत्पादक संगठन बनाकर हम खेती में जगह जगह बांस के क्लस्टर बना सकते हैं, और इन क्लस्टरों को मदद देने का काम मनरेगा कन्वर्जेंस में बाकायदे योजना पूर्वक चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी बहुत सुंदर पहल की गई है। आप इसको अपने ब्लॉक स्तर पर या जहाँ भी इसकी जानकारी चाहते हैं, मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहें तो हिमांशु जी भी या रविंदर जी भी आपको इस बारे में पूरी बात करेंगे। इसमें पौधे की कीमत भी और उसके लिए जो मनरेगा से पौधे की लगाए जाना, उसकी देखभाल करने के लिए जो मदद मिलती है, उसका एक अनुपात है 60-40 का। उस अनुपात में इस योजना को स्वीकृति मिली है। और मेरा निवेदन है कि किसान 25-25 एकड़ के क्लस्टर बनाकर, क्योंकि कहीं भी जाएं, लेकिन अब पूरी दुनिया में एक इशारा चला है कि खेती सामूहिक कार्यक्रम है, परिवार का कार्यक्रम है, मिलकर ही पूरा होगा। तो सभी किसान मिलकर क्लस्टर बनाएं, बांस की खेती के साथ काम करें और हल्दी की खेती, मोरिंगा और उन चीज़ों से जुड़ें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। सभी को शुभकामना। यहाँ मुझे किसान भाइयों से एक निवेदन ज़रूर करना है कि हमारी ज़िंदगी कई बार ऐसे दौर में फंस गई है कि परिस्थितियाँ भी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। खेती में किसान की आमदनी बहुत कम है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो कई बार मदद की तलाश में हम लोग रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बांस की खेती करने में आपको ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कोई जंगली जानवर इसको नहीं खाता। एक बार केवल पौधा खरीद कर ज़मीन में लगाइए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इसमें किसी स्कीम की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोकने वाला नहीं। धरती के साथ आपको जीने की बहुत सुंदर व्यवस्था और आमदनी का जरिया है बांस की खेती। किसान भाइयों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है बांस के बारे में, और वो ये है कि हम कोई भी लकड़ी लगाते हैं उसको काटने की एक मियाद होती है, फिर हमको दोबारा लगाना होता है। लेकिन बांस एक ऐसा पौधा है जिसको एक बार लगाने के बाद चौथी वर्ष में जब बांस की कटाई होती है तो फिर प्रति वर्ष होती है। और कब तक होती है हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं आपको, कोई 50-60 साल तक हो सकती है, लेकिन 100 वर्षों तक भी हो सकती है। चूँकि
हम बांस की किस्म को यदि सही ढंग से लगाना और काटना समझ लेते हैं तो ये एक ऐसी फसल है हम लगाते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभ कमाती हैं। तो बहुत सुंदरता के साथ बांस की खेती के सही अर्थशास्त्र को समझें और इसकी तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी को नमस्कार।